जब से पत्नी की मृत्यु हुई तब से श्यामलाल जी अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। उन्हें जो मिल जाता वह खा लेते। उन्हें दुनिया का होश ही नहीं था। बेटे बहू तो अपनी ही दुनिया में मस्त थे। उन्हें अपने पिता से कोई मतलब ही नहीं था। श्यामलाल जी ने अपने दोस्तों से बात करना भी छोड़ दिया था। ना ही दोस्तों के फ़ोन आते थे, क्योंकि बेटे ने अपने पिता के दोस्तों के नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखे थे। आज श्यामलाल जी सुबह उठे तो देखा बेटा बहू अपने बच्चों संग कहीं जाने को तैयार खड़े थे। श्यामलाल जी के बाहर आते ही उनका बेटा बोला, पिताजी हम लोग 2 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, कल रात तक घर लौटेंगे, इसलिए आपकी बहू ने आपका कल तक का खाना बनाकर रख दिया है। आप गर्म करके खा लेना और घर का ख्याल रखना। तभी श्यामलाल जी ने कहा, बेटा तुम लोग मुझे हमेशा छोड़कर चले जाते हो। एक दिन के लिए तो मैं जैसे तैसे गुजारा कर लेता हूँ, लेकिन 2 दिन काटने तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। यहाँ ना तो अकेले मेरा दिल लगता है और ना ही मैं बासी खाना खा पाता हूँ। अगर तुम्हें घूमने जाना है तो फिर मुझे भी साथ ही ले चलो। तभी व्यंग भरे शब्दों में उनकी बहू बोली, अरे पिताजी आपसे तो चला भी नहीं जाता, फिर भी आपको घूमने का शौक चढ़ा है। और रही बात खाने की, तो इतना तो एडजस्ट आपको करना ही पड़ेगा। आखिर हमारी भी अपनी लाइफ है। तभी उनका बेटा सरोज बोला, हाँ पिताजी हम लोग आपके साथ परेशान होना नहीं चाहते, और वैसे भी घर की देखभाल करने के लिए भी कोई तो चाहिए, इसलिए आप यहीं घर पर ही रहो। हम बाहर से गेट को ताला लगाकर जा रहे हैं। इतना कहते हुए उनके बेटे और बहू अपने बच्चों के साथ घर से बाहर निकल गए। श्यामलाल जी खिड़की के पास जाकर कार में जाते हुए अपने बच्चों को देखने लगे और थोड़ी देर खिड़की से बाहर यूं ही ताकते रहे। फिर उदास मन से रसोई घर में गए और खाना खोलकर देखा तो कैसरोल में रोटियों का ढेर लगा था और सब्जी के नाम पर डोंगे में पतली सी दाल रखी थी। देखते ही मन सोचने लगे कि क्या यही खाना खाकर मैं 2 दिनों तक गुजारा करूँगा। लेकिन फिर जैसे तैसे मन मारकर खाना खाया और कमरे में आकर बैठ गए। तभी अचानक उनकी नज़र अपनी पत्नी की तस्वीर की ओर गई तो आंखों में आंसू उमड़ आए। 6 महीने पहले ही तो उनकी पत्नी का देहांत हुआ था और वह एकदम से अपने भरे पूरे परिवार के होते हुए भी नितांत अकेले हो गए थे। तब से लेकर आज तक हर सप्ताह बासी खाना ही उनके नसीब में लिख दिया गया था। दिन भर अकेले बैठे बैठे उनका दिल नहीं लगता था, लेकिन बात करने वाला भी कोई नहीं होता था। थोड़ी देर टीवी देख लेते, लेकिन टीवी भी भला कितनी देर देखते। सोचा अपने दोस्त से फ़ोन पर बात ही कर लूं, परंतु फ़ोन लगाया तो फ़ोन भी नहीं मिल रहा था। अब तो अकेला घर उन्हें काटने को दौड़ने लगा। थोड़ी देर छत पर टहलकर आता हूँ, यह सोचकर वे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, लेकिन देखा छत के दरवाजे पर भी ताला लगा था। आखिरकार वापस अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गए और सोचने लगे, क्या क्या सपने सजोए थे मैंने कि रिटायरमेंट के बाद अपनी पत्नी के साथ सारी दुनिया घूम लूँगा, सारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो ज़िंदगी आनंद से जीऊँगा। लेकिन क्या हो गया? अब तो यह ज़िंदगी मुझे बोझ लगने लगी। घुटन होती है इस घर में रहकर, केवल एक चौकीदार बनकर ही रह गया हूँ मैं। और आलम तो यह है कि बाहर जाकर किसी से बात तक नहीं कर सकता। न जाने क्यों किसी दोस्त का फ़ोन भी नहीं लगता।
बैठे बैठे अपनी जिंदगी को कोस ही रहे थे कि तभी उनका मोबाइल बज उठा। फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, अरे श्यामलाल यार, तू तो हमें जैसे भूल ही गया है। कभी अपने दोस्तों की याद नहीं आती क्या? हमने तुझे ना जाने कितने फ़ोन किए, लेकिन तेरा फ़ोन तो कभी लगता ही नहीं। हाँ यार, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। मैं भी कब से तुम्हें फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन न जाने फ़ोन को क्या हुआ है, किसी से बात ही नहीं हो पाती। लेकिन फ़ोन तो चालू है, श्यामलाल जी बोले। तो उनके दोस्त ने कहा, अच्छा वह सब छोड़, यह बता भाभी के जाने के गम में कितनों दिनों तक यूं ही घर में पड़े रहने का इरादा है? दोस्त की इस बात पर श्यामलाल जी की आंखें में फिर से आंसू आ गए। तभी उनके दोस्त उनसे कहा, हम सब दोस्त मिलकर महाकुंभ नहाने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। पिछली बार भी तुमने मना कर दिया था, लेकिन इस बार तुम भी हमारे साथ चलोगे। दोस्त की यह बात सुनकर श्यामलाल जी हैरान रह गए। नहीं यार, मैंने तो कहीं जाने से मना नहीं किया। तू कब की बात कर रहा है? अरे जब पिछली बार हम अयोध्या गए थे तब मैंने तुझे फ़ोन लगाया था, लेकिन तेरा फ़ोन तो लगा ही नहीं। तेरे बेटे को फ़ोन लगाकर पूछा तो उसने कहा था कि तू अभी कहीं जाना नहीं चाहता। इतना सुनते ही श्यामलाल जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उनके दोस्त ने कहा, लेकिन इस बार मैंने तुझसे ही बात करना उचित समझा, लेकिन 2 दिनों से फ़ोन लगा रहा था, तेरा नंबर ही नहीं लग रहा था। किसी दूसरे नंबर से फ़ोन लगाया, तब कहीं जाकर तुझसे बात हो पाई है। दोस्त की बात सुनकर श्यामलाल जी हैरान रह गए। तभी दूसरी ओर से आवाज़ आई, अरे क्या हुआ श्यामलाल, कहाँ खो गए? तभी श्यामलाल जी बोले, हाँ हाँ, इस बार मैं ज़रूर जाऊँगा। कब जाने का प्रोग्राम है और कितनी पेमेंट देनी है? हमें सोमवार को निकलना है और पेमेंट की चिंता तुम मत करना, तेरा चलना ही हमारे लिए बहुत है। ऐसा कहकर उनके दोस्त ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही श्यामलाल जी ने अपना मोबाइल चेक किया तो देखा कि उनके बहुत से दोस्तों के नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले हुए थे, ताकि फ़ोन पर उनकी किसी से बात ना हो पाए। हे भगवान, यह सब मेरे बेटे का किया धरा था। श्यामलाल जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपने सारे दोस्तों के नंबर अनब्लॉक किए। अगले दिन उन्होंने महाकुंभ जाने के लिए अपने कपड़े बैग में पैक कर लिए और ज़रूरत का सारा सामान रख दिया। रविवार की रात को बेटा बहू घर पहुँच गए, लेकिन किसी ने अपने पिता के कमरे में जाने की भी जहमत नहीं उठाई। अगले दिन सुबह सुबह ही श्यामलाल जी नहा धोकर तैयार हो गए और अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर ले आए। अरे पिताजी, कहाँ चली आपकी सवारी? उनकी बहू ने पूछा। तो बेटा भी उसी समय बोला, हाँ पिताजी, यह बैग लेकर आप कहाँ जा रहे हो? मैं अपने दोस्तों के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। इतना सुनते ही उनकी बहू बोली, आप हमसे बिना पूछे अपना जाने का प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं? पूछना तो दूर, आपने तो बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। आप जानते हैं कि इस हफ्ते बच्चों की परीक्षा शुरू हो रही है और मेरे मामा जी के बेटे की शादी भी है। हम दोनों को तो मेरे मायके जाना है। आप चले जाएंगे तो बच्चों और घर की रखवाली कौन करेगा? सोचिए तो सही। तभी बेटा बोला, पिताजी, इस उम्र में कहीं गिर गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और वैसे भी आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। चुपचाप अपना बैग रखिए और अपने कमरे में बैठ जाइए।
शाबाश बेटा, क्या ऑर्डर चलाते हो अपने पिता पर। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। तुम्हारी माँ क्या गई, मुझे तो तुम लोगों ने चौकीदार समझ लिया। जब वक्त के खाने के बदले में तुमने तो मेरी आज़ादी ही मुझसे छीन ली। मेरे दोस्तों के नंबर भी तुमने ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। इतना सुनते ही उनका बेटा बोला, वो पिताजी, मैं तो बस यही चाहता था कि आपको कोई बार बार फ़ोन करके परेशान न करे। अच्छा, अगर इतनी ही चिंता थी मेरी तो इतना ख्याल तुम्हें क्यों ना आया कि 2 दिन बासी खाना खाकर मैं कैसे गुजारा करूँगा। घर में अकेले पड़े हुए तो मेरा भी दम घुटता है। यह तो तुमने कभी नहीं सोचा। घर की चौकीदारी कैसे करनी है वह अब तुम देखो। मैं तो 1 सप्ताह के बाद ही लौटूंगा। रही बात खर्च की, तो सारा खर्च मैं अपने खुद के कमाए पैसे से करूँगा। अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगा। मुझे किसी से कुछ पूछने या बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर श्यामलाल जी घर से बाहर निकल गए। अपने दोस्तों के साथ महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाई और प्रयागराज के मंदिरों के दर्शन भी किए। आज वह अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे थे। अब जब भी उनके दोस्त किसी जगह घूमने जाते तो वह भी उनके साथ जाते, खूब मज़े करते। श्यामलाल जी की पेंशन तो वैसे ही आती थी, उन्हें बेटे के आगे हाथ ही नहीं फैलाने पड़ते थे। पहले सारे पैसे बेटे बहू ले लेते थे, उन्हें मात्र नाम के ही देते थे। अब श्यामलाल जी अपनी सारी पेंशन अपने हिसाब से खर्च करते थे। यह सब देखकर बेटे बहू जले भुने जा रहे थे। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।